हेलो नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ रही होगी। और इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के क्रम में एक बार और मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं एक और महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ। और इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में श्वसन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखो, जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे दो शब्द बोलूंगा। एक तो रेस्पिरेशन इटसेल्फ हमारे लिए टॉपिक है अभी, या रेस्पायरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और इसी से एक मिलता जुलता अंग्रेजी का शब्द है ब्रीदिंग। ठीक है ना। इसमें क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लो। जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके लिए मतलब हवा को अंदर लो, हवा को आउट करो, दैट इज समथिंग। इसके लिए अंग्रेजी शब्द ब्रीदिंग प्रचलित है, श्वास स्वच्छवास जिसको हम कहते हैं ऐसे। और रेस्पिरेशन अंग्रेजी शब्द ही है जिसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। ये एक्चुअली में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये ब्रीदिंग इसका एक हिस्सा है देखा जाए तो। क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे बोलूं ना कि रेस्पिरेशन एक प्रकार से मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब इसका क्या मतलब है, बाकी जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं ना, सांस लेना सांस छोड़ना, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। ये तो फिजिकल प्रोसेस है, ये भौतिक क्रिया है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, जो रेस्पिरेशन का हिस्सा है, भौतिक क्रिया। बट बुनियादी तौर पर जिस रेस्पिरेशन की बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं, खास करके अगर उस रेस्पिरेशन को मैं सेलुलर या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन के क्रम में कैटेगराइज करके आपको बताऊं, इंटरनल रेस्पिरेशन, तो ये फिर एक प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं कोशिकीय या आंतरिक श्वसन। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए जीव को एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में। इंसान के लिए आपने पढ़ा था ना कि सेल को जो यूटिलाइज के काबिल एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को सेल यूटिलाइज करता है वो एटीपी है। और जिस प्रोसेस से सेल को एटीपी मिलता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो सेल के अंदर होता है। अब ये हम प्रोसेस करते क्यों है, पहली बात तो इसमें होता क्या है। जैसे अगर इंसान की बात करें, मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं। ह्यूमन बीइंग में हमारे बॉडी का कोई एक सेल ले लो, कोशिका ले लो, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, कहीं का भी ले लो। आप जानते हो भोजन से सेल को, फूड से अल्टीमेटली क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये आप जानते हो ना। और ग्लूकोज में एनर्जी भरी पड़ी है, खाना खाओगे आपका खाना पचेगा, आपके सेल को ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज से सेल को एनर्जी मिलती है। बात हम सब जानते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज नाम का पदार्थ जो सेल में गया है, ये तो जटिल पदार्थ है। ये बात सही है कि इसके अंदर एनर्जी कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन सेल इस रूप में तो यूज नहीं कर पाएगा इस ग्लूकोज की एनर्जी को। तो इसी के लिए बायोलॉजिकली सेल के अंदर इस ग्लूकोज को सिंपल फॉर्म में टूटना होता है। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज टूटते 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 फाइनली ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ सेल के अंदर CO2 और H2O जैसे सिंपल फॉर्मेट में टूट जाता है, उसी प्रक्रिया को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कोशिकीय श्वसन वो श्वसन प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटते 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 फाइनली CO2 और H2 में बदल जाता है। और जब ऐसा होता है तो एटीपी ऊर्जा की एक विशाल राशि उत्पन्न होती है, और इसी एटीपी ऊर्जा का उपयोग
सेल के द्वारा किया जाता है। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ सेल के अंदर सिंपल फॉर्मेट में टूटता है ताकि एटीपी एनर्जी प्राप्त हो सेल को, उसी प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ग्लूकोज टूटने का अपना साइंस है। अल्टीमेटली यहां पे देखो, ये भोजन है, जो भी खाना आप खा रहे हो उससे एक्चुअली में बॉडी के सेल को ग्लूकोज मिल गया, ठीक है ना। लेकिन एट अ टाइम जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और अगर किसी एक सेल के अंदर ग्लूकोज गया है तो इसमें ऑक्सीजन भी गया है, और इस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे CO2 और H2O बनता है और एटीपी एनर्जी निकलती है। और ये ऑक्सीजन जिस प्रोसेस से अंदर लिया जाता है वो ब्रीदिंग का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, सेल में गया, और ये टूटा तो CO2 बना, एटीपी एनर्जी निकली और पानी भी निकला। H2O और CO2 ग्लूकोज के टूटे से बना। तो ये पानी और CO2 तो बॉडी से आउट होगा कचरे के रूप में, बेकार चीज के रूप में, लेकिन एटीपी सेल के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो ये जो ग्लूकोज नाम का जटिल पदार्थ है, ये ऑक्सीजन के द्वारा टूट करके इस रूप में बदल गया ना, इसी को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। एनर्जी के लिए ये श्वसन बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो ग्लूकोज यूजलेस हो जाएगा हमारे सेल के लिए, तो फिर क्या फायदा, है ना। अब सवाल ये है कि कैसे। ये तो समझ में आ गया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ टूटता है, सिंपल फॉर्मेट में CO2 H2O में बदल जाता है, एटीपी एनर्जी निकलती है, सेल उसका उपयोग करता है। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। कैसे? तो सबसे पहली चीज अगर मैं कहूंगा यहाँ के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, मैं सिंपल बात आपको बता रहा हूं, आप पहले इसको समझ लो, फिर एक एक बार एक एक पॉइंट को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस भी कर लेंगे। समझना बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझना चाहोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली बात, एक बार सेल को याद करो, क्योंकि सेल में होने वाली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो सेल के अंदर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये है हमारा कोई एक सेल, मतलब कोशिका, तो पता ही है, आप लोग पढ़ चुके हो। और इसके अंदर जो संरचनाएं होती है उसको थोड़ा सा, जो जो अभी जरूरत है हमें उसको याद करो। एक ये वाला है साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड होता है ना सेल में, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। थोड़ा सा ये याद कर लो, रिवाइज कर लो कि कोशिका द्रव सेल में होता है, हमने पढ़ा था। और एक और स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना देता हूं, ये आपको याद होगा क्योंकि इन्हीं दोनों की अभी हमें आवश्यकता है। दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी से एटीपी एनर्जी मिलती है सेल को। कैसे, अब यही डिकोड करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या होती है भाई साहब, कि सेल में जब ग्लूकोज जाता है तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज सेल के अंदर, अब इसको अल्टीमेटली कैसे टूटना है, ग्लूकोज ही टूटेगा CO2 और H2O में सेल में। कैसे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज एक प्रोसेस के माध्यम से सीधे सीधे CO2 H2O में नहीं टूट रहा है, एक प्रोसेस के माध्यम से पाइरूबिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किसमें? इसको पाइरूवेट भी कहते हैं। ग्लूकोज से पाइरूबिक एसिड बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से पाइरूबिक एसिड बनने की ये प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया O2 की गैर मौजूदगी में होती है। गैर मौजूदगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के लिए मतलब ग्लूकोज से पाइरूबिक एसिड बनने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। और ये होता कहां है? साइटोप्लाज्म में। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोल रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी सिर्फ इतना मैंने बोला कि ग्लूकोज से पाइरूबिक एसिड सेल के अंदर बना, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। ये ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं, आंशिक विखंडन है। इस प्रोसेस में थोड़ी सी एटीपी एनर्जी भी निकलती है, 4 मॉलिक्यूल एटीपी एनर्जी निकलती है, जिसमें से 2 खर्च हो जाती है और 2 का फायदा होता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। तो ग्लूकोज से पाइरूबिक एसिड का बनना, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया का होना, जो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, होने दो, क्योंकि ये होगा तभी तो आगे की चीजें आगे बढ़ेंगी।
तो यहां तो सिर्फ 4 एटीपी एनर्जी निकल रही है, 2 खर्च हो रहा है, इस प्रोसेस को ही आगे बढ़ाने में खर्च हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है, इतने से थोड़े काम चलेगा। दिस इज नॉट इनफ। इसका मतलब है कि बाकी की एनर्जी अब यहां है, कहां है? पायरुविक एसिड में। अब इसे और अच्छी तरीके से सिंपल फॉर्मेट में टूटना होगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। तो पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होना था वो हो गया, कंप्लीट हो गया, चलो डन। अब ये पायरुविक एसिड भाई साहब जाएगा कहां? ये जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये हुआ, अब ये यहां पे गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया। और कहते हैं इसी माइटोकॉन्ड्रिया में अब इस पायरुविक एसिड को अच्छे से तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी की जरूरत है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। मौजूदगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये पायरुविक एसिड टूटते 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 फाइनली CO2 और H2O में बदल गया, और तब जाकर के बढ़ बढ़ के एटीपी एनर्जी निकलती है, अप टू 36 मॉलिक्यूल एटीपी एनर्जी। ये बहुत एनर्जी है। इतनी ज्यादा एटीपी एनर्जी आने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो ये हो रहा है प्रोसेस, तभी तो इसको पावर हाउस कहते हैं। तो पायरुविक एसिड से ये बनना, CO2 और H2O बनना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इस प्रोसेस को हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्रेब चक्र भी कहते हैं। खैर अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में हम नहीं जाते हैं, बट इतनी बात को जानना जरूरी था। तो हमने अभी अल्टीमेटली क्या देखा? हमने ये देखा कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, याद करो, ये साइटोप्लाज्म में हुआ, नो O2, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है यहां पे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। डन। इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ी सी एटीपी एनर्जी निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ हुआ, O2 प्रेजेंट, और अल्टीमेटली CO2 और H2O प्लस ज्यादा मात्रा में एटीपी एनर्जी निकली। ठीक है जी, डन। तो ये प्रोसेस जो होता है पायरुविक एसिड से CO2 और H2O बनने की प्रक्रिया, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो क्या इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं? बोलो हाँ। ऑक्सी श्वसन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। इसको वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, वायवीय मतलब ऑक्सीजन वाला। और ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रक्रिया जो बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, तो इसको एनारोबिक कह सकते हैं, अनॉक्सी श्वसन कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अवायवीय। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रक्रिया अवायवीय यानी अनॉक्सी श्वसन है, जो बिना ऑक्सीजन के होता है। अब कोई पूछे ये कहां होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कोई पूछे इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। कोई पूछे कितनी एटीपी एनर्जी निकलती है, तो कम, 4 एटीपी निकलती है, वो भी 2 खर्च हो जाता है ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाने में, 2 का फायदा होता है, इससे काम नहीं चलेगा। तो पहला हो गया रेस्पिरेशन में, इंटरनल रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसके बाद होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसी को क्रेब साइकिल भी कहते हैं। और इसमें बढ़ बढ़ के एटीपी एनर्जी निकलती है, तो भैया पावर हाउस क्यों ना कहे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यही तो है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है फाइनली जिसमें ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यहां पे क्लॉस लगा दो और यहां पे मौजूदगी लगा दो, में CO2 और H2O जैसे सिंपल फॉर्मेट में टूटता है और एटीपी एनर्जी की विशाल राशि बाहर निकलती है। 2 जगहों पे ये 2 स्टेप में प्रक्रिया आगे बढ़ती है, एक ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको ऑक्सीशोषण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक एसिड अच्छे से टूटता है, और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है, इसे अनऑक्सीशोषण कहते हैं। डन है जी। और इसी से तो अल्टीमेटली हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो श्वसन ये होता है, और इस काम को माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है भाई साहब, उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन इन। और जो सेल में ये ग्लूकोज टूटा, CO2 H2O बना है, एनर्जी निकली, उसमें जो कचरा बना है CO2, उसको निकालने के लिए हम सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेना, सांस छोड़ना, इट्स अ ब्रीदिंग, बट बिटवीन दीज 2 स्टेप्स सेल के अंदर जो ये प्रक्रिया होती है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
है ना। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो आइडियल चीज मैंने आपको बता दी, ग्लूकोज से चलो भाई साहब पायरुविक एसिड बन गया और इससे फिर फाइनली CO2 और H2O बन गया, ATP एनर्जी निकली, दैट इज द केस, डन है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है हम में, आप में, या किसी भी प्राणी में, या कुछ और चीजें पॉसिबल है? एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि पायरुविक एसिड बना, फिर फाइनली ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ और चीजें भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है ये देखो, अगर मान लो किसी जीव के लिए जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और ऑक्सीजन नहीं मिला, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिला तब तो ये प्रक्रिया चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, वो हम सब में कैजुअल चीज है, ये प्रक्रिया होती रहती है, अच्छी चीज है। बट एक जीव होता है जिसको हम यीस्ट कहते हैं, उसमें ये पायरुविक एसिड ऐसे नहीं टूटता है, इथाइल अल्कोहल में नो ऑक्सीजन, नो O2, पायरुविक एसिड ये अल्कोहल में बदल जाता है, ऐसा हो सकता है, इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, प्लस CO2, और एनर्जी भी निकलती है लेकिन बहुत कम। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसमें, यीस्ट में। ये अल्कोहल बनने की प्रक्रिया है, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। हम में आप में नहीं होता है, अच्छी बात है, नहीं होने दो। तो एक तो ये हो सकता है, ये हम में होता है, ये सबसे आइडियल चीज है, लेकिन यीस्ट में ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है हमारे आपके मसल सेल में जो मांसपेशियों की कोशिकाएं होती है ना, उसमें कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत लेस ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन, लेस मतलब बहुत माइनर ऑक्सीजन मिलता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता ऑक्सीजन का। खास करके जब हम ज्यादा दौड़ भाग करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, तो मे भी हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और ये पायरुविक एसिड ऐसे ना टूट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत कम एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है बहुत कम। इसको लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर ये हो जाए, जो कि हमारी आपकी कोशिकाओं में मसल सेल्स में हो सकता है, तो ये हमें परेशान करता है। आपने मस्कुलर क्रैम्प्स के बारे में सुना है, मांसपेशियों में अकड़न, जब हम दौड़ भाग ज्यादा करते हैं लैक्टिक एसिड बनने लगता है, क्योंकि प्रोसेस ऐसे ना होकर के ऐसे होने लगता है। तो ये एक इंडिकेशन है हमारे बॉडी को कि थोड़ा आराम करो, मांसपेशियों ने ज्यादा काम कर लिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, आराम करते, फिर ऑक्सीजन, या इवन गुनगुने पानी से हम सिकाई करते हैं, तेल से मसाज करते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो तेज हो, और जहां ऑक्सीजन की कमी हुई थी मांसपेशियों की कोशिकाओं में, वहां ऑक्सीजन पहुंचे, और फिर इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़े। फिर ठीक है। तो लैक्टिक एसिड मांसपेशियों के अंदर हमारे आपके बॉडी में हो सकता है ये प्रोसेस, जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं और इसके कारण थकान होता है मांसपेशियों में और क्रैम्प्स जैसी स्थिति होती है, तो ये दोनों प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाते हैं। एक को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरे को लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। कायदे से आइडियली क्या हो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और फिर CO2 H2O ATP, लेकिन हम में ये भी पॉसिबल है और यीस्ट में ये भी पॉसिबल है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब थोड़ा सा आगे और भी बात करते हैं कि क्या जो कुछ भी अभी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात की है, उससे अतिरिक्त कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है, या फिर वही सारी चीजें देख लेते एक बार, क्या दिक्कत है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, हाँ जी सही है। सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी में सारी चीजें होती है। ये ग्लूकोज टूटने की प्रक्रिया भी तो सेल में ही हो रही है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाते हैं, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, एक्सक्रीशन की बात हो, रिप्रोडक्शन की बात हो, सब में सेल की भूमिका है, तभी तो लाइफ का आधार है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को क्या चाहिए भाई साहब, ऊर्जा चाहिए। अब मुद्दे पर आ रहे हैं, एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहां तक कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, तब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये ऊर्जा आएगी कहां से? तो सेल को जो ऊर्जा चाहिए भाई साहब, ATP चाहिए, और ये ग्लूकोज से आता है। तो उसके लिए खाना खाओ, और फिर ग्लूकोज जब सेल में जाएगा तो वो पूरा जो अभी प्रोसेस मैंने बताया है वो होता है, और फिर ATP एनर्जी निकलती है। तो वही बात यहां पे लिखी है कि भोजन में संचित ऊर्जा रेस्पिरेशन या श्वसन के समय निर्मित होती है।
द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब जो भी भोजन में, चलो ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज एटीपी देता है रेस्पिरेशन के थ्रू। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये बायोकेमिकल प्रोसीजर की आवश्यकता है, जिसको श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन के अंदर, श्वसन के प्रक्रम में एक स्टेप के तहत रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी इंक्लूड हो जाता है। तो हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, यहां श्वसन नहीं बल्कि रेस्पिरेशन, हिंदी में यहां पे रेस्पिरेशन श्वसन लिख दिया गया है, बट अंग्रेजी के शब्दों से मैं बोलूंगा कि ब्रीदिंग के दौरान रेस्पिरेशन जो फिजिकल प्रोसेस है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस के लिए मैं रेस्पिरेशन शब्द का यूज करूंगा, और सांस लेने सांस छोड़ने के लिए मैं ब्रीदिंग शब्द का यूज करूंगा। तो यहां अगर श्वसन लिखा हुआ है ना तो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। मैं इस श्वसन के लिए ब्रीदिंग शब्द लिख देता हूं, ये ब्रीदिंग की बात हो रही है, क्योंकि ब्रीदिंग जरूरी है, तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 आउट होगा। लेकिन ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन नहीं कहते, रेस्पिरेशन का ही एक हिस्सा है ब्रीदिंग। तो यहां ब्रीदिंग के लिए बोला जा रहा है, ना कि रेस्पिरेशन के लिए। सो ब्रीदिंग के क्रम में सबसे पहले सांस द्वारा हवा को हम अंदर लेते हैं ताकि ऑक्सीजन मिले। जो एयर हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होता है, रिच होता है, और यही ऑक्सीजन सेल में ग्लूकोज तोड़ने में हेल्प करता है। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ठीक ठाक मात्रा होती है। ऐसा नहीं कि सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं तो ऑक्सीजन, नहीं, लेते हैं तो भी एयर और छोड़ते हैं तो भी एयर। जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो एयर में होती है 21% वो होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, 4%। इनकमिंग ऑक्सीजन में, इनकमिंग एयर में ऑक्सीजन लगभग 21%, बाकी अन्य गैस की बात नहीं कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट में होता है 0.03 के आसपास। लेकिन जो आउट गोइंग होता है ना, जो हम बॉडी से छोड़ते हैं यार, तो उसमें ये O2 की मात्रा है और ये CO2 की मात्रा। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है 17% के आसपास। आप कहेंगे बाकी कहां गई, तो वो ऑक्सीजन यूज हुआ है बॉडी में। और CO2 की मात्रा जो 0.03 के आसपास थी, ये 4% के आसपास हो जाता है। ये अच्छा खासा अमाउंट है क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हुआ है। तो यहां इनकमिंग ऑक्सीजन और आउटगोइंग CO2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? इनकमिंग एयर एंड आउटगोइंग एयर। इनकमिंग एयर में ऑक्सीजन ठीक ठाक जितना एयर में होता है, और आउटगोइंग एयर में ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है क्योंकि ये 4% भी अच्छी खासी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। और इसका कोई इंतजार कर रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट इंतजार कर रहा है, तो नो टेंशन, क्योंकि उसको चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के दौरान। ओके, जब हम वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, अब कोई पूछेगा क्यों ही लेते हैं, तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन के लिए। फिर कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो आपका जवाब होगा ग्लूकोज तोड़ने के लिए। फिर कोई पूछेगा कहां, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। बिना उसके ग्लूकोज ठीक से या पायरुविक एसिड ठीक से नहीं टूटेगा, तो भैया ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो हम जिस वायु या हवा को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिकाओं में जाता है। यस, और कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायक होता है, ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होता है। और कोशिका के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यही तो मैंने आपको बताया था, यही तो इंटरनल रेस्पिरेशन है। और फिर यहां पे एटीपी एनर्जी निकलता है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, और यहां भी हम पहुंच चुके हैं कि कोशिका में विभाजन के, कोशिका में भोजन यानी ग्लूकोज के विखंडन के क्रम में ही एनर्जी मुक्त होती है, और इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या कोश के श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में यह प्रक्रिया होती है, तभी एनर्जी निकलती है। दैट इज द केस। और अभी हमने देखा कि पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है बिना ऑक्सीजन के साइटोप्लाज्म में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो क्रेब्स साइकिल है, वो ऑक्सीजन के होता है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मे बी पायरुविक एसिड occurs with the use of oxygen, it is called aerobic। aerobic मतलब वायवीय, मतलब ऑक्सीश्वसन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन खंडित होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। ये बिना ऑक्सीजन के होता है तो इसको हम एनारोबिक कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो अल्टीमेटली ये वाला शब्द यहां तक तो हमने कर लिया है।
और यहां पे हमने फिर ये भी देख लिया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और फिर आगे की प्रक्रिया ठीक है, लेकिन दो और भी प्रोसेस के बारे में बोला था, एक इथाइल अल्कोहल और दूसरा लैक्टिक एसिड का बनना। तो यीस्ट जैसे अनेक जीव ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अभी बोला था ना कि अल्कोहल बनाने वाला एग्जाम्पल क्या है, ये वाला देखो, ये यीस्ट में हो सकता है ना, वही बात यहां पे लिखी है आपके नोट्स में भी, बुक में भी, जो मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बता देता हूं, यीस्ट जैसे जीव यानी एक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, और ऐसे जीव एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें एनारोबिक जीव कहते हैं, यीस्ट को एनारोबिक जीव कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इसको ऑक्सीजन नहीं मिलते और बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो पायरुविक एसिड बना था ना, पीए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ये वाला, जैसे शुगर है ना, ये ग्लूकोज है और ये यीस्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में परिवर्तित हो गया, और ये दारू है भाई साहब, ये शराब बनाने की प्रक्रिया, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, ये बोला था ना, किण्वन कहते हैं फर्मेंटेशन। तो एक यीस्ट में जो होता है उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और कभी कभी हमारे बॉडी में जो होता है वर्कआउट के दौरान उसको लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ये दोनों के दोनों एनारोबिक ही है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला तो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज yeast that can survive in the absence of air, as you know that without oxygen, यहां पे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, फर्मेंटेशन होता है, इसी से शराब भी बनाया जाता है, अल्कोहल भी बनाया जाता है। और यीस्ट के बारे में अगर इंडिविजुअली कोई पूछे क्या होता है, तो आप कहेंगे ये जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव है, एक सेल वाला, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट एनारोबिक रूप से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है और इसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो यीस्ट से शराब बनाया जाता है, दैट इज द केस। और इसके अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और अभी जैसे ग्लूकोज की हमने बात की, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और एक केस तो हमने ली, यीस्ट की बात कर ली। मनुष्य वाला तो आपको पता है यहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक और केस रह गया था ना कि मनुष्य में हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि मसल्स की कोशिकाएं जब ज्यादा वर्कआउट कर ले तो ऑक्सीजन की कम मौजूदगी या नाम के बराबर मौजूदगी में लैक्टिक एसिड बने और ये क्रैम्प्स के रूप में आपको परेशान करे। ऐसा हो सकता है ना, ये भी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां एनारोबिक रूप से श्वसन कर सकती है, लैक्टिक एसिड बना सकता है, और इसी से क्रैम्प आती है। हमारी पेशियों या मांसपेशियों की कोशिकाएं भी एनारोबिक रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि उससे फिर आगे परेशानी भी होती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वास्तव में क्या होता है, यह प्रक्रम जो मांसपेशियों में होने वाली प्रक्रिया है उस समय होती है जब ऑक्सीजन की टेम्पररी रूप से बॉडी में कमी हो जाती है, जब आप ज्यादा वर्कआउट करते हो, बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, या कई घंटों तक टहलने, चलने, साइकिल चलाने, अथवा फिजिकल तौर पर जब आप कुछ भारी वजन को उठाते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा आपको वर्कआउट करना होता है, तो ऐसे कार्यों के लिए कंपैरेटिवली वी नीड मोर एनर्जी। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है, उसकी आपूर्ति सीमित है। तो इस केस में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जल्दी जल्दी से टूटना चाहिए सिस्टम को, ग्लूकोज को आपको एनर्जी दे, और उसके लिए तो ऑक्सीजन भी चाहिए ना। बट आप कुछ इतना एक्टिव कर चुके हैं अपने बॉडी को कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है आपके बॉडी को शायद वो कम पड़ रहा है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अब क्या करेगा, ऑक्सीजन जो चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, तो फिर वो लैक्टिक एसिड में ही पायरुविक एसिड टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी भी तरीके से आप वर्कआउट कर रहे हो तो एनर्जी तो चाहिए ना, थोड़ी ही एनर्जी मिलेगी लेकिन मिल तो जाएगी। बट ऐसी स्थिति से परेशानी हो सकती है, क्रैम्प हो सकता है, थकान होती है। तो ऐसी स्थिति में मांसपेशियों की कोशिकाएं एनारोबिक रूप से श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने लगता है। दिस इज नॉट गुड थिंग। इसी वजह से अकड़न, ऐंठन या
थकान या क्रैम्प्स जैसी स्थिति होती है। तो यही तो है कि ऐंठन या क्रैम्प्स तब होता है जब पेशियां यानी मसल्स अवायवीय रूप से श्वसन करने लगती है, मतलब लैक्टिक एसिड बनाने लगती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो फिर संभल जाओ आप। और लैक्टिक एसिड अगर एक्यूमुलेट होने लगे बॉडी में, मांसपेशियों में, तो फिर बहुत ज्यादा परेशान कर देता है आपको। इसलिए वहां पे गर्म पानी से, गुनगुने पानी से हम स्नान करते हैं, गर्म तेल से मसाज करते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का रेट उसमें तेज होता है और फिर थोड़ा सा आपको आराम मिलता है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है। क्योंकि गर्म जल से स्नान करने अथवा तेल से मसाज करने पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है। धीरे धीरे हम फिर रिलैक्स में आ जाते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वापस विखंडन शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी वो वजह, मतलब जैसे ही इस तरह की स्थिति आती है ना, क्रैम्प्स वगैरह आ गया, तो थोड़ा आराम करना जरूरी है। संभव हो तो गर्म पानी से सिकाई करना, नहाना, मतलब तुलनात्मक रूप से गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं। मसाज करना ताकि वापस चीजें पटरी पे आ जाए, क्योंकि लैक्टिक एसिड का बनना एक इंडिकेशन है, क्रैम्प्स आना एक इंडिकेशन है कि रुक जाओ भाई, प्रॉब्लम हो रही है ना। दैट इज द केस। अब कुछ आपको प्रश्न अगर मैं पूछूं अभी तक के डिस्कशन के आधार पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैटर्न को हमने अभी के लिए इंटरनल रेस्पिरेशन के संदर्भ में जो भी पैटर्न बनते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया है। तो क्या इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं? बहुत, मुझे लगता है बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से टूटते 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 CO2 और H2O बन जाना और ATP एनर्जी निकलना। सो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ ATP एनर्जी और एनर्जी, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का पूर्णतः इसमें टूट जाना और ऊर्जा का निष्कासन एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा, ग्लाइकोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी की जैसे ही बात होगी तो वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन इसको कहेंगे, कंप्लीट डिफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यू कैन सी दैट। तो पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी आसान है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में किस पदार्थ के या जिस पदार्थ के संचय के कारण क्रैम्प्स आते हैं, जो हमें इंडिकेट करता है कि रुक जाओ, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिए, थोड़ा आराम करो, क्योंकि मांसपेशियों में कुछ जमा हो रहा है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो किसके कारण होता है? ऑब्वियसली इसका जवाब देखते ही आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, लैक्टिक एसिड। इसका साइंस भी, पीछे का साइंस भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा ब्रीदिंग की बात कर ले तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वी कैन से दैट, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि रेस्पिरेशन में हम इंटरनल रेस्पिरेशन को भी रख सकते हैं और ये फिजिकल ब्रीदिंग प्रोसेस को भी रख सकते हैं, इट्स अ पार्ट। तो ये श्वसन का भाग है। अब थोड़ा सा जो हिंदी वाले हैं ना उनको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए भी श्वसन शब्द का हिंदी में इस्तेमाल किया गया है और ब्रीदिंग के लिए भी। तो मैं ना इस शब्द से आपको बोलूंगा, ये एनसीईआरटी के हिसाब से यही शब्द लिखा गया तो मैंने ये रख दिया है, बट मैं आपको बोलूंगा कि इसको हिंदी में भी ब्रीदिंग ही लिखो, चल जाएगा। श्वासोच्छवास टाइप का ऐसा कुछ शब्द होता है जो थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत होती है, बट ब्रीदिंग 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 ब्रीदिंग, ये समझ गए। रेस्पिरेशन की बात नहीं, अभी ब्रीदिंग की बात हो रही है। और ब्रीदिंग वाला प्रोसेस तो आपको भी पता है भाई साहब। देखो, जब ये देखो, इंसान के लिए अगर मैं बोलूं, एयर इन और एयर आउट, मेन चीज यही होता है ना। तो एयर इन का मतलब इनहेलिंग द एयर, यही बोलते हैं इंग्लिश में, और एयर आउट का मतलब दिस इज इन एंड दिस इज आउट। एक्सहेलिंग द एयर, यही बोलते हैं, ये तो ब्रीदिंग है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। इनहेलेशन, इनहेल करना, इन, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है, एक्सहेलन कहलाता है। ये शब्द आपको याद होना चाहिए, पता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम
एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये चल रहा है तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी। सांस रुक गई तो हम भी रुक गए। और किसी कोई व्यक्ति है, इंसान की बात कर ले, 1 मिनट में जितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। श्वसन दर में ब्रीदिंग रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। श्वसन रेस्पिरेशन के लिए यूज होने वाला हिंदी का सही शब्द है देखा जाए तो। चलो, ब्रीदिंग रेट कितना होता है हम में आप में, 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी इसके बारे में भी कुछ डेटा देता है। कितना होता है वो थोड़ा सोचो, लेकिन उससे पहले एक और बात आप समझो कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, तो तेजी से श्वसन करने लगता है। जैसे हम दौड़ भाग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो सिचुएशन आपको भी पता है। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करना होता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हैं, उससे भी काम नहीं चलता है हमारा कई बार। तब हम अपने आप को रिलैक्स मोड में लाते हैं, क्योंकि जब जल्दी जल्दी सांस लेंगे तभी तो ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी बॉडी में, और फिर ये ग्लूकोज टूटने के रेट को बढ़ाएगा ताकि आपकी उस दौरान की जरूरतें पूरी हो जाए। इसलिए दौड़ भाग के दौरान हमारा ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है, मतलब सांस की दर तेज हो जाती है। और कितनी 1 मिनट में हम सांस लेते छोड़ते हैं, तो उसके लिए इनपुट कहता है कि कोई वयस्क व्यक्ति, अडल्ट व्यक्ति जो रेस्ट की अवस्था में, आराम की मुद्रा में है, 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। टन है 15 से 18, आपके बुक में इसका जिक्र है। और अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 तक जा सकता है प्रति मिनट। तो 15-18 अगर औसत है तो ये 25 तक जा सकता है। जब हम व्यायाम कर लेते हैं या जब हम व्यायाम करते हैं तो हम ना केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि गहरी सांस भी लेते हैं, और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त की जरूरत होती है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 15 से 18, दौड़ भाग एक्सरसाइज के दौरान 25 जा सकता है। तो ये भी एक तथ्य याद रखिएगा। और हम सांस कैसे लेते हैं भाई साहब, इसका पैटर्न किधर है, सीधा नॉस्ट्रिल से लेने वाले लोग हवा मुंह से भी लेते हैं, लेकिन आमतौर पर नजल पैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हम सांस अंदर लेते हैं, फिर ये हवा जाती है, देखो नाक से कहां जाती है, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया। लैरिंग्स यहाँ पे नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं चित्र में आपको दिखा देता हूँ, कहीं दिखा दूं है, इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये देखो, नोज, pharynx, then larynx and then trachea। ये रहा आपका ट्रैकिया, इसको श्वास नली कहते हैं, हिंदी में भी है। ये है ट्रैकिया, और ये फेरिंग्स है, ग्रसनी बोलते हैं इसको। इसी में कंठ मतलब लैरिंग्स भी होता है इसी के पास। तो फेरिंग्स लैरिंग्स को एक साथ आप ले लो, ठीक है ना। फिलहाल प्रोसेस क्या है, नोज, नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। और ट्रैकिया खुलता है कहां, लंग्स में, यानी एयर को ये ट्रैकिया ही है जो लंग्स में भेज देता है। और लंग्स के अंदर भी अपनी एक पूरी व्यवस्था है। फिलहाल ये स्टेप आपको याद रखना है। सामान्यतः हम अपने नास द्वार से हवा को अंदर लेते हैं, ठीक है, और जब वायु को अंत श्वसन द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा अंदर लेते हैं, तो हमारे नथनों से नास गुहा में चली जाती है। व्हेन वी इनहेल इट पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल इनटू नजल कैविटी, नाक से नजल कैविटी में गया, चलो ठीक है, और वहां से फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया होते हुए फेफड़ों में चला गया। ये प्रोसेस है। अब एक और बात आप समझो ब्रीदिंग के फिजिकल स्टेप में, जो नजल कैविटी है ना, नास गुहा, ये वाला इसके पीछे जो है, नाक के पीछे, मतलब नाक का ही एक हिस्सा, इससे हवा श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। ये मैंने अभी बताया था। फ्रॉम नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन लंग्स। तो क्या लिखा है कि एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। और फेफड़े कहां है, चेस्ट कैविटी में। फेफड़े चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं, और चेस्ट कैविटी पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। तो ये आप चित्र देखो ना, ये फेफड़े हैं और ये पसलियां उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फेफड़े को। फेफड़े स्पंज जैसा एक पार्ट है, एयर को सोखना इसका काम है ताकि ऑक्सीजन मिले, और ये पसलियों से घिरा हुआ होता है। यही बात यहाँ पे लिखी है। एक बड़ी सी पेशीय परत होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। इस चित्र में आपको डायफ्राम यहाँ पे दिखेगा, नीचे, सबसे नीचे देख रहे हो,
मस्कुलर स्ट्रिप जैसा होता है, इसको डायफ्राम कहा जाता है। यही डायफ्राम है जो श्वसन तंत्र की प्रणाली को और पाचन तंत्र की प्रणाली को अलग करता है, क्योंकि इसके नीचे पाचन तंत्र का सिस्टम काम करता है ना। तो ये बात यहां पे लिखी है कि बड़ी सी पेशीय स्ट्रिप जैसी मध्यपट है जिसे डायफ्राम कहते हैं, और ये बेस प्रोवाइड करता है चेस्ट कैविटी को। और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर में मूवमेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना, तो इसमें एक मूवमेंट होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस चित्र से देखो, ये मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखो। खुद सोचो कि अगर कोई स्पंज या बलून जैसी चीज है, उसमें अगर हवा भरोगे तो फैलेगा ना। ये बलून है, बलून जैसी चीज है, अगर इसमें आप हवा भरोगे तो ये फैलेगा। और अगर इसको किसी तार से आपने बांध दिया है, तो अगर ये फैलेगा तो ये तार भी बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अगर आप एयर को अंदर लेते हो, सांस को अंदर लेते हो, तो पहली चीज फेफड़ों में फुलाव होता है ना। अब देखो दोनों चित्र में अंतर है। इसमें आप देख लो इसकी चौड़ाई कितनी है, और इसमें देख लो इसमें इसकी चौड़ाई कितनी है। पहला वाला जो केस है ए और बी, ऑब्वियसली इसमें हवा अंदर जा रही है तो फेफड़ों में फैलाव हो रहा है, वो फोटो देख के लग रहा है। और इसी वजह से पसलियां बाहर की ओर गति कर रही है, क्योंकि कोई चीज अंदर जा रही है तो ऑब्वियसली जिस चीज में वो अंदर जा रही है उसमें फुलाव होगा, चेस्ट फैलता है, और इसी वजह से पसलियां आउटर वर्ड जाएगी, मतलब रिब्स मूव्स आउट। ये आपका प्रश्न है। व्हेन वी टेक एयर इन, expansion of chest does happen, right? And due to this, ribs moves out, ribs move out, we can say that, पसलियां ऊपर की तरफ जाती है। और कोई चीज अगर अंदर जा रही है तो ये जो बेस, ये है ना डायफ्राम बेस जिसको हम कहते हैं। जैसे अगर किसी चीज में एक बलून है, ये इस आधार पे मौजूद है, आप समझो कि बलून है, इस आधार पे मौजूद है। अगर बलून में कोई चीज जाएगी तो ये आधार थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा ना। कोई भारी चीज अगर इस आधार पे जाएगी तो वो आधार नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा है, पसलियां तो ऊपर की तरफ जा रही है चेस्ट के एक्सपेंशन के कारण, लेकिन डायफ्राम डाउन हो रहा है, डायफ्राम नीचे हो रहा है। ये याद रखना। इसका जस्ट अपोजिट, सब कुछ अपोजिट होगा जब एयर आउट होगा, क्योंकि जब एयर आउट होता है तो ऑब्वियसली फेफड़े सिकुड़ते हैं, तो रिब्स मूव्स बैक, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं। और डायफ्राम जो पहले एयर आने के क्रम में ऐसे झुक गया था, अब ये एयर जब बाहर जाएगी तो डायफ्राम ऊपर होगा, मूव्स बैक। याद रख लोगे, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है देखा जाए तो। रटना नहीं है बुक के हिसाब से, दिमाग में सोचना है। बलून जैसी स्थिति है, बलून एक परत पे मौजूद है, तो हवा जब जाएगी तो बलून फैलेगा, चेस्ट का एक्सपेंशन होगा, पसलियां बाहर की तरफ जाएगी, और जिस पे वो है वो स्ट्रिप डायफ्राम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भारी चीज आ रही है, ऐसे समझ लो। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, पसलियां डाउन होती है, लेकिन डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है। पहले जो डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा था, अभी ऊपर की ओर गति करेगा। तो ये केस दोनों आपको याद रखना है। सांस लेने के दौरान क्या होता है, सांस छोड़ने के दौरान क्या होता है, दैट इज द केस है जी। और जो सांस हम लेते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया था कि इनहेलिंग एयर में ऑक्सीजन जितना एयर में होता है, क्वालिटी एयर में 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से चलो 0.04 कर दिया है, बहुत कम है। और भी है, नाइट्रोजन वगैरह भी है, लेकिन उसकी अभी कोई जरूरत नहीं। बट जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन का लेयर कम हो जाता है। मतलब मैंने लगभग 17% बोला था, तो चलेगा, 16.5 के आसपास इस बुक में लिखा हुआ है, मतलब नोट्स में, ठीक है। और जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो गया, तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड काफी बढ़ गया, दिस इज अप, ये अच्छा खासा अमाउंट है। 0.04 से 4 अच्छा खासा अमाउंट है, क्योंकि प्रोड्यूस हुआ है ना। और ऑक्सीजन ये डाउन हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है। तो ये भी एक तथ्य है, ये याद रखना है। बाकी ये कहानी आपने समझ ली है। अगर अन्य जंतु की बात करें, देखो हमारे आपके अंदर जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, उसमें हमारा फेफड़ा हमें हेल्प करता है। हमारे जैसे और भी जीव है, जैसे हाथी है, शेर है, गाय बकरी है, मेंढक में भी ये
ये जितने भी जीव है ना, ये सब जो लिखा हुआ है एनिमल, मेंढक को थोड़ा मैं अलग से रख देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, अभी बताऊंगा। बट हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, टाइगर, ये सब जो है ना, और पक्षी जो है, इनमें जंतुओं, आदि जंतुओं की जो व्यवस्था है, उसमें मनुष्य की भांति लंग्स है, इनमें लंग्स है। तो लंग्स के थ्रू हम अपना ये काम करते हैं। ठीक है जी। किसमें? जितने भी मैमल्स है या फिर लिजार्ड, सांप, पक्षी भी है इनमें है, इवन मेंढक में भी। लेकिन जो कीड़े मकोड़े कॉकरोच होते हैं उनमें थोड़े जो अलग है, उसको अलग से समझ लो नोट करके। जैसे कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ, ये प्रश्न है। A cockroach has small openings on the sides of its body. Other insects, cockroach भी insects ही है, कीट ही है, also have similar openings. These openings are called sphericals. ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, इसको स्पेरिकल्स कहते हैं। अब इस चित्र में देखो, इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इसके शरीर में। Insects have a network of air tube called trachea. कीड़ों में एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है और इसी के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। हमारे लिए गैस का एक्सचेंज किधर होता है? फेफड़ों में होता है। लेकिन इसमें पहले तो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके थ्रू एयर अंदर जाती है, और फिर एयर ट्यूब का सिस्टम है, उसको ट्रैकिया कहा जाता है इंसेक्ट्स के लिए। और ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। है ना? यानी कहने का मतलब, इसी छोटे छोटे छेद के जरिए एयर अंदर जाती है और ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू इसका एक्सचेंज होता है और डिफ्यूज होता है इसके सेल तक, और यहां ये ऑक्सीजन पहुंचा, फिर CO2 का प्रोड्यूस हुआ, और फिर यहां से ये वापस आया और इसी के थ्रू आउट हो गया, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू बॉडी से आउट हो गया। इसमें लंग्स नहीं है। यही चीज यहां पे लिखा है कि कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। इसको श्वास प्रणाली या वातक यानी ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और ऑक्सीजन समृद्ध वायु छेद के जरिए, जो त्वचा के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं ना शरीर के ऊपर, उसके जरिए श्वास नाल में जाता है। जैसे नोजल कैविटी से पाइप होते हुए फेफड़ों में हमें जाता है ना, उसमें वो श्वास नाल में जाता है, ट्रैकियल सिस्टम में जाता है, और फिर ये शरीर के वहां पे डिफ्यूजन होता है और शरीर के अलग अलग सेल में चला जाता है और अपना काम होता है। और इसी प्रकार सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो वापस ट्रैकियल सिस्टम में आता है और फिर स्पेरिकल से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ लंग्स नहीं है। तो ये जो ट्रैकियल सिस्टम है ना, ये कीटों में ही पाए जाते हैं। अन्य जंतु में, हम में, आप में ये चीज नहीं है। कॉकरोच स्पेरिकल्स के थ्रू हवा अंदर लेता है और उसी के थ्रू निकालता है, और बाकी फेफड़ों वाली व्यवस्था ट्रैकियल सिस्टम में होती है ना, फेफड़ा नहीं होता कॉकरोच में, ये याद रखो। केचुए की बात करें तो केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। इसकी त्वचा जो है ना काफी स्लिमी, चिपचिपी सी होती है। केचुए की त्वचा को आप स्पर्श करो तो क्या दिखेगा आपको? मॉइस्ट एंड स्लिमी, चिपचिपा सा और तरल जैसा। इसी से गैसों का आवागमन होता है, ऑक्सीजन इन और CO2 आउट। तो त्वचा से ही इसका काम आगे बढ़ता है। मेंढक में यद्यपि फेफड़े होते हैं, मेंढक में डुअल पैटर्न है। एक लंग्स है और दूसरा ये स्किन के थ्रू भी करती है, श्वसन की प्रक्रिया करता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं और वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, और इसकी त्वचा भी एकदम चिपचिपी सी होती है। तो देख रहे हो, फेफड़े भी है और स्किन भी है, इसके जरिए भी इन और आउट का प्रोसेस चल रहा है, दोनों चीजें, और फेफड़े भी है। तो स्किन लंग्स दोनों सिस्टम है मेंढक में। अच्छी बात है। अगर मछलियों की बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो गिल्स के द्वारा डिजोल्व ऑक्सीजन को मछलियों के द्वारा लिया जाता है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं, ये वाली जो व्यवस्था है, ये इसको गिल्स कहते हैं। और यही गिल्स जल में डिजोल्व ऑक्सीजन को उपयोग करने में मछलियों को हेल्प करता है। तो गिल जैसे पार्ट मछलियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो गिल क्या है? गिल त्वचा के बाहर की ओर निकले होते हैं और क्लोम में जो रक्त वाहिनियां होती है क्लोम के अंदर, वो काफी अधिक संख्या में होती है और इसी से गैसों के एक्सचेंज में सहायता होती है। और गिल्स ही मेन पार्ट है जो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेता है। और एक और पॉइंट, आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा,
कि मछली जैसे जलीय जानवर अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं मछली। पानी में एक्वेटिक एनिमल है ये, क्योंकि पानी में जो हवा है ना, हवा, क्योंकि पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन होता है, और जहां के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो तो वहां मजबूरी में उस जीव को तेजी से सांस लेना पड़ेगा ताकि शरीर को ठीक से ऑक्सीजन मिले, उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है। स्थलीय जानवरों में फेफड़े होते हैं जो नाक, कक्षों या छिद्रों के माध्यम से बाहरी वातावरण से जुड़े होते हैं, है ना। वे ऑक्सीजन और अन्य गैसों को ग्रहण करते हैं और फेफड़ों में रक्त के साथ ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। एक्सचेंज फेफड़ों में होता है। मछली में ये गिल्स की सहायता से डिजोल्व ऑक्सीजन लिए जाते हैं। और पानी में तो कि तुलनात्मक रूप से कम ऑक्सीजन होता है एयर के तुलना में, तो तेजी से मछलियों को सांस लेना होता है। और कहते हैं कि फिश ब्रीद मोर फ्रिक्वेंटली देन द ह्यूमंस, टिपिकली 20 से ये 80 पर मिनट तक जा सकता है। हम में क्या था 15 से 18, लेकिन मैक्सिमम हमारा रेंज कितना जा रहा था जब हम वर्कआउट भी करते थे तो 25 तक जा रहा था, लेकिन मछली में 80 तक जा सकते हैं, 85 80, तो 80 75 80 तो इनके लिए एक रेंज हो जाता है। तो 20 से लेकर के 80 का रेंज अच्छा खासा, ये तेज हुआ ना। और ह्यूमन के लिए तो 12 से 18 का रेंज, मतलब 15 से 18 बोलो अडल्ट के लिए। तो इसलिए मछलियों का ज्यादा तेजी से आप सांस लेने का प्रोसेस आप देखते हैं। इसका ये आता रहता है, ये भी प्रश्न इस बार भी आया है। अगर इसी के आधार पर ये प्रश्न आपके सामने रियल प्रश्न रख दिया जाए तो क्या इसका जवाब आप दे पाओगे? बोलो हाँ। असर्शन है कि अभिकथन है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। अरे भैया क्या लिखा हुआ है यार? Aquatic animals like fish breathe faster, not slower, to get more oxygen in from water. झूठ है, गलत, गलत। पहला गलत। और तर्क है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों के श्वसन दर को प्रभावित करता है। उच्च मात्रा नहीं, निम्न। दोनों ही गलत है भाई साहब। ये देखो ना, पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन होती है, कंफ्यूज। तो दोनों गलत है, आसान है। मतलब इंग्लिश में ये ऑप्शन है, ठीक है, बोथ आर फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना। अन्य जीवों की भांति पादपों भी जीवित रहने के लिए ब्रीदिंग या ये रेस्पिरेशन जैसे सिस्टम की आवश्यकता होती है, और ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। फर्क ये है कि प्लांट जिस ग्लूकोज को अपने अंदर तोड़ता है ना, वो खुद बनाते हैं और हम खाते हैं, हम खुद नहीं बनाते। तो इसलिए प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया प्लांट को भी होती है। और प्लांट में भी जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 और H2O या वॉट एवर द केस, ये सब चीजें होती है। हाँ, ये CO2 आउट होता है। दिन में ये प्रोसेस होगा तो CO2 यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात में CO2 यूज नहीं होगा, क्योंकि रात में पेड़ पौधों के अंदर अगर ग्लूकोज टूट के CO2 प्रोवाइड करे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रात में उस रूप में नहीं होती है ना। तो रात में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लेवल प्लांट के आसपास कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि दिन में तो CO2 यूटिलाइज किया जा रहा है, रात में नहीं। बट ये चीज प्लांट में भी होता है। पादप में प्रत्येक अंग हवा से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। एवरी ऑर्गन इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी तरह की सिर्फ एक ही सिस्टम पूरा डिजाइन है, वही लेगा, फेफड़ों में जाएगा और वहां से चीजें। प्लांट में कहाँ का फेफड़ा? ईच एंड एवरी पार्ट इंडिपेंडेंटली एयर से ऑक्सीजन लो, खुद ही वो छोड़ते हैं, और जो है वो लो, तोड़ो, निकालो, वो चलता रहता है। तो ग्लूकोज टूटने की प्रक्रिया प्लांट में भी होती है। फर्क यह है कि जो ग्लूकोज प्लांट तोड़ते हैं उनके अंदर खुद ही वो बनता है, हम में नहीं बनता है, हम तो खाते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए स्टोमेटल पोर्स होता है, ये आप जानते हैं। CO2 इन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन आउट होता है स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। ये पहले ही हमने बात कर ली।
पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति जो रूट्स की कोशिकाएं हैं उसको भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और रूट मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान होते हैं उसमें उपस्थित हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। ये मिट्टी के कण है ना, देख लो। सॉइल पार्टिकल, इसमें जो खाली स्थान है ना उससे ये ऑक्सीजन लेते हैं। लाइक ऑल लिविंग सेल्स of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy, and roots takes up air from the air spaces present between the soil particle. तो जिस मिट्टी में पौधे के जड़ हैं उस मिट्टी के अंदर जो गैप होता है जिसमें हवा भरी होती है उससे एयर लिया जाता है रूट के द्वारा, एंड दैट इज द केस। एक और प्रश्न है कि मेंढक और केचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है। अभी हमने देखा था कि केचुए को तो स्किन को टच करो, मेढक को टच करो, वो कैसा होता है, चिपचिपा सा, स्लिमी सा, मॉइस्ट, गीला गीला सा। तो ड्राई वाला जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो हो नहीं सकता है, और रब भी नहीं, मुलायम होता है, तो स्लिमी एंड मॉइस्ट होगा, ठीक है ना। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो रेस्ट अवस्था में औसत ब्रीदिंग रेट है वो कितना है? एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी रेस्ट अवस्था में 15 से 18 कहता है, और एक्सरसाइज के दौरान ये 25 तक जा सकता है। बाकी किसी बुक में अगर कम ज्यादा है तो ठीक है, वो अपनी जगह पे, तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो भैया क्या होता है, तीनों चीजों को सोचो, फेफड़ों में क्या होता है, रिब्स का क्या होता है, और डायफ्राम पे क्या होता है। सांस लेते हैं तो भी, छोड़ते हैं तो भी। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो आपसे सिर्फ रिब्स की बात की जा रही है। रिब्स ऐसे होगी या ऐसे होगी? बाहर की ओर तो गति, सांस लेने के क्रम में वो बाहर की ओर गति करती, फैलाव, तो ये तो हो नहीं सकता है। सांस छोड़ने के क्रम में ऐसे आती है रिब्स, मूव्स डाउनवर्ड, ये तो हो नहीं सकता है। ये होगा ना, अब ये देख लो ना, इसकी बात हो रही है, ये ध्यान रखना, इसकी बात हो रही है क्या मैं बोल रहा था, रिब्स मूव्स बैक, पसलियां अंदर की ओर आती है, सांस लेते हैं तो बाहर की ओर, लेकिन डायफ्राम जब सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। तो डायफ्राम और रिब्स दोनों याद रखना है। चलो ये पॉइंट हो गया आपका, और मुझे लगता है इसके संबंधित प्रश्न आप कर लोगे। और एक और प्रश्न है, वो जो कॉकरोच है ना, हवा कहाँ से प्रवेश करती है? तो यस, छोटे जो ओपनिंग्स होते हैं ना उनके शरीर पे, उसको हम कहते हैं स्पेरिकल्स, श्वास रंध्र, इसके द्वारा करते हैं। ये टॉपिक डन है, इसके सारे पहलुओं को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।